अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और भरपूर अंदाज में अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मुज़फ़्फ़र सईद एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस another important part of speech, that is adverb. It looks very simple but it can create a lot of problems for you in MDCAT. So let's go to the light board and start our lecture. Let's students, we are at the light board or as I've already told you, today we are going to discuss adverb. Adverb again, it's a very important, very significant part of speech, and though it looks very simple but we can make plenty of errors using adverb. So आज हम देखेंगे कि वो errors कौन से हैं जो हम करते हैं, but before moving on to errors, let me discuss few forms or types of adverb. तो देखते हैं कि कौन कौन से types हैं, because the errors of adverb are directly linked to these types. So straight away हम discuss करते हैं पहले types को और फिर हम आएंगे errors पे। तीन तो बहुत ही कॉमन टाइप्स हैं, आपने सुन रखी हैं सबने। नंबर 1 इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम एक्चुअली एक्सप्लेन्स व्हेन अ पर्टिकुलर एक्शन टुक प्लेस, कि कोई भी एक खास काम जो वो किस वक्त हुआ। जैसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में in the morning, in the evening, at night, at 6 o'clock. All these are called adverbs of time. Then second one, you are quite familiar with it as well, that is adverb of frequency. Adverb of frequency क्या होता है? ये बताता है हमें कि कोई एक्शन कितनी वक्फे के बाद हो रहा है। That is called adverb of frequency. Frequency of action basically हमें बताता है। जैसे हम कहें monthly, yearly, etc. और भी हो सकते हैं, जैसे once a week, twice a week। आगे चल के हम ये हैं बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है, बट इनको थोड़ा हम डिफरेंट नाम देते हैं, वो देखेंगे आगे चल के। एट द थर्ड प्लेस वी हैव adverb of place. Now adverb of place explains when a particular where a particular action takes place. तो ये बताता है हमें, जैसे मैं कहूँ in the garden, on the bed, तो अब ये उस एक्शन की प्लेस एक्सप्लेन कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं इधर आपके लिए कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट भी लिख देता हूँ, सो यू मे नो कि ये कैसे हैं। अगर मैं कहूँ कि ही इज सिटिंग ऑन द बेड, तो ऑन द बेड क्या है? ये प्लेस है, एक्सप्लेन कर रहा है कि वेयर दिस एक्शन ऑफ सिटिंग इज टेकिंग प्लेस, ये कहाँ हो रहा है? ये बेड पे। इन द सेम वे मैं कहूँ ही इज स्ट्रॉलिंग ऑन द पेवमेंट। स्ट्रॉलिंग कहते हैं घूमना फिरना, टहलना, मूव करना। तो अब ये ऑन द पेवमेंट जो है ये क्या कर रहा है? इट एक्सप्लेन्स कि ये जो स्ट्रॉलिंग है ये हो रही है? ये फुटपाथ पे हो रही है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एडवर्ब ऑफ
place. Then the next thing is adverb of manner. Adverb of manner क्या है? It explains how an action takes place. कि किस तरह से कोई काम जो है वो किया जा सकता है. मिसाल के तौर पे he is playing aggressively. कि वो क्या है? वो बड़ी जारहाना अंदाज में क्रिकेट खेल रहा है और ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब सिंगल वर्ड ly पे ही ख़त्म हो, वो डिफरेंट तरह से भी आप कर सकते हो. जैसे he is doing this job without much conviction. अब यहाँ पर जो without much conviction है, that is the adverb of manner, because it is telling us, इसके end पे ly नहीं आ रहा, but because ये हमें बता रहा है कि ये कोई काम किस तरह से हो रहा है, उसका स्टाइल क्या है, उसका अंदाज क्या है, तो that is why it is called adverb of manner. Commonly हम जो करते हैं, हम कहते हैं slowly, quickly, earnestly, etc. So ये 4 टाइप्स तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कॉमन है, फेमिलियर हैं और आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होता है. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम करते हैं जी एडवर्ब ऑफ नंबर. एडवर्ब ऑफ नंबर क्या होता है? दैट एक्चुअली tells us how many times an action takes place. ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो बता ही रहा होता है किसी न किसी हद तक, लेकिन उसकी एक्चुअली उसकी तादाद बता रहा होता है. जैसे मैं कहता हूँ once, twice, thrice, etc. ये देखिए, he visits his parents once a week. कि वो हफ्ते में एक बार अपने पेरेंट्स से मिलता है. सो दिस इज टेलिंग द नंबर कि कोई एक्शन कितनी बार रिपीट हुआ है. फ्रीक्वेंसी वॉज डिफरेंट थिंग. फ्रीक्वेंसी था कि कितने वक्फे से रिपीट हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी है. डेली, वीकली मीन्स हर हफ्ते के बाद एक बार वो एक्शन रिपीट हो रहा है. यहाँ पर ये हम बात करें कि वो एक्शन कितनी बार रिपीट हुआ एक ही टाइम पीरियड के दौरान, एक ही स्पैन के दौरान. नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी. एडवर्ब ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं completely, fully, wholly, entirely. ये क्या है? शिद्दत पैदा कर रहे हैं
उसकी डिग्री बता रहे हैं कि किस हद तक जाकर ये काम हुआ है। फिर हमारे पास आते हैं जी एडवर्ब ऑफ कमेंट। एडवर्ब ऑफ कमेंट क्या होते हैं? ये किसी भी एक्शन के बारे में, उनके नाम ही से जाहिर है, एक कमेंट कर रहे होते हैं, एक जेस्चर दे रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ फॉर्चुनेटली, लकीली, अनफॉर्चुनेटली, तो ये क्या है? ये सारे एडवर्ब ऑफ कमेंट है। अब एडवर्ब ऑफ कमेंट क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज ये उस एक्शन के बारे में आपकी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। मसलन मैं कहूँ फॉर्चुनेटली his body did not possess the germs of this disease. Now this is what happens. ये एक कमेंट है उसकी स्टेट पे कि खुशकिस्मती की बात है, अच्छी बात है कि उसकी बॉडी में इस तरह के जरासीम, इस बीमारी के जरासीम जो है वो नहीं पाए जाते। तो ये दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ कमेंट। देन एडवर्ब ऑफ रीज़न, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं वो हैं बिकॉज, देयरफॉर। ये दो सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाले आपके एडवर्ब्स हैं एज फार एज एडवर्ब ऑफ रीज़न इज कंसर्न। फिर हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। ये बेसिकली दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, दे वर्क एज अ कंजंक्शन। और ये कौन से होते हैं? देयरफॉर, रिजल्टेंटली, consequently, as a result of, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन। द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ affirmation और negation। अब एडवर्ब ऑफ affirmation और negation क्या होते हैं? जो निगेट करते हैं या किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जैसे आप कहते हैं certainly, surely,
certainly not, और बड़ा फेमस हुआ पिछले दिनों, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट। तो एब्सोल्युटली नॉट भी क्या है? दैट इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। अब यहाँ से आप बच्चों को, मेजॉरिटी बच्चों को याद रहेगा, जस्ट आपकी मेमोरी के लिए है, आपने इस बात पे इवेलुएट नहीं करने लग जाना मेरी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को। सो ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज most important one, quasi negative adverbs। अब ये quasi negative adverbs क्या होते हैं? quasi का मतलब होते हैं एक्चुअली सेमी, हाफ नेगेटिव, ऑलमोस्ट नेगेटिव कहते हैं इनको। ये कौन से वाले हैं? स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, जस्ट, not only, etc. अब इनमें आप देख सकते हो why they are called quasi negative, because here we are not completely negating। हम ये नहीं कह रहे कि कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हम तकरीबन यही कह रहे हैं कि आप समझें इनकार ही है। जैसे हम कह रहे हैं कि there is scarcely any water available, या he could hardly understand what was said, कि वो बमुश्किल ही उसे ना होने के बराबर ही समझ आ रहा था। हम ये तो नहीं कह रहे ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, कि बिल्कुल ही नहीं समझ आया था, लेकिन हम ऑलमोस्ट यही कह रहे हैं कि उसे तकरीबन ना होने के बराबर ही समझ आया था। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्वासी नेगेटिव, हाफ नेगेटिव, कि कंप्लीट इनकार नहीं है लेकिन तकरीबन इनकार वाली सिचुएशन ही है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द एरर्स ऑफ एडवर्ब। स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द एरर्स ऑफ एडवर्ब, और देखेंगे कि एडवर्ब के एरर बुनियादी तौर पर क्या है। द वेरी फर्स्ट एरर यू मेक इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ adverbs. If different adverbs are used in a sentence, normally we do not follow the proper order, and that is where we make majority of our mistakes. What is the right order for using different adverbs? That can be remembered by M, P, T. इससे आप याद रख सकते हो, where M stands for manner, P stands for place, and T stands for time. ये तरीका है manner, place और time। इसको जितना बेहतर आप मेमोराइज कर लेंगे, MPT के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो, बड़ा कन्वीनियंटली याद भी हो जाएगा। मैनर, प्लेस एंड टाइम। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। He works earnestly from 9 o'clock to
6 o'clock in this office. अब प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम इसमें बड़ी सिंपल है कि मैनर, प्लेस एंड टाइम होना चाहिए था, तो मैनर तो आ गया पहले, दैट इज एम, बट देन इट शुड हैव बीन प्लेस। लेकिन प्लेस की बजाय यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पहले टाइम। सो दिस विल बी एन इनकरेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन विल बी he works earnestly in this office from 9 o'clock to अब यहाँ पर हमारी जो वो ऑप्शन थी MPT वाली, दैट इज करेक्ट बिकॉज M stands for manner, in this office stands for time, that stands for place, and from 9 o'clock it stands for time, and that is the right sequence for placing adverbs: manner, place and time. But there is an exception in this rule, and that is in case of travel adverbs, we follow place, manner and time. PMT. And here P stands for obviously place, M stands for manner and T stands for time. Now why this happens? बड़ी ऑब्वियस सी रीज़न है, जब आप ट्रैवल एडवर्ब्स की बात कर रहे हैं तो फिर ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे पहले आप कहाँ जा रहे हैं ये पता होना चाहिए। फिर अगली बात है कि कैसे जा रहे हैं और किस वक्त जा रहे हैं, ये बाद की बात नहीं है। द कोर थिंग, द बेसिक थिंग इज योर डेस्टिनेशन, कि आप ट्रैवल कहाँ करना चाह रहे हैं वो क्लियर होगा तो फिर आगे की सारी बात क्लियर होगी। जैसे मैं कहूँ आपसे कि he plans to go by train to Karachi next year. अब यहाँ पे प्रॉब्लम है because by train that is manner, to Karachi is place and this one is time. अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो ये ठीक होता, MPT ही हम फॉलो करते, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग, मूवमेंट। तो जब मूवमेंट की बात करेंगे, टू गो की बात करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? राइट ऑप्शन क्या होगी? ही प्लान्स टू गो टू कराची by train
नेक्स्ट यू। सही है, तो कराची डेस्टिनेशन पहले आएगी, दैट इज एक्चुअली योर प्लेस, फिर आएगी ट्रेन, मैनर, और एंड पे हम क्या यूज करेंगे, टाइम। सो ये थोड़ी सी वेरिएंस है कि अगर ट्रैवल एडवर्ब्स नहीं होंगे तो फिर हम यूज करेंगे एमपीटी, मैनर प्लेस टाइम, और अगर ट्रैवल एडवर्ब्स होंगे तो फिर हम यूज करेंगे प्लेस, मैनर एंड टाइम। सो ये इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम ऑर्डर ऑफ adverbs of time. Now if different adverbs of time are used in a single sentence, तो वो कैसे हम अरेंज करेंगे, बिकॉज एडवर्ब ऑफ टाइम में तो मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं ना, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। एक तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, that is they will always be used in ascending order, will be followed for their placement। उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी, सबसे पहले छोटा यूनिट, फिर बड़ा यूनिट, उसके बाद उससे बड़ा, और द लिस्ट विल गो ऑन। एक उसके लिए भी आप एक निमोनिक यूज करेंगे, दैट इज डी डब्ल्यू डी वाई। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टिप जो वेटर को हम देते हैं, टिप दे वी दे, इस तरह से याद रख सकते हैं, टिप दे वी दे। जैसे हम कहते हैं खाना खा लिया, कंजूस किसी दोस्त ने खाना खिलाया और वो वेटर उसको खड़ा देख रहा है कि भाई अब ये कुछ टिप देगा, और वो बिल्कुल उसको सुनी अनसुनी उसकी बात कह रहा है, तो वो दिल में सोच रहा होता है टिप दे वी दे। अब ये कैसे, इसको हमने अरेंज कैसे करना है वो भी देख लें। T stands for time of clock, P stands for TI, बल्कि स्टैंड करता है इसके लिए, TI stands for time of clock, and then P stands for part of the day। part of the day क्या होते हैं, ये होते हैं, याद रखें, आगे चल के हम अभी इसको प्रपोजिशन में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ द डे क्या होता है जी, मॉर्निंग, इवनिंग, ये टाइम ऑफ द डे नहीं है, ये पार्ट ऑफ द डे है। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ द डे, बिकॉज आप देखो सुबह जब सूरज निकलता है उस वक्त से लेकर 12 बजे तक हम क्या कह रहे होते हैं, मॉर्निंग ही समझ रहे होते हैं ना। आप सब ने अपनी स्कूल लाइफ में जब आप जाते हैं तो सुबह 12 बजे तक जितनी भी क्लासेस हो रही होती हैं तो टीचर एंटर होता है तो आप बड़े तरन्नुम से करते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर करते हैं ना। तो वो गुड मॉर्निंग टीचर कब तक आप कह रहे होते हैं, जब तक 12 नहीं बज, सुबह से लेकर 12 बजे, तो एक टाइम ऑफ द डे तो ना हुआ, वो क्या हुआ, वो पार्ट ऑफ द डे है। तो इसको एक नज़र आपने देख लेना है कि ये पार्ट ऑफ द डे है, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारे। देन फिर आ जाएगा जनाब आपका नेक्स्ट आ जाएगा डे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, ये वाले। फिर आ जाएगा W स्टैंड्स फॉर
week, and the next D stands for date of the month, and last one stands for year. So in this particular arrangement you can remember it, tip day we day. और अगर दूसरी तरह से याद करना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर भी एक तरीका है कि याद रख लें। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। अब यहाँ भी देख लें, बिल्कुल वही तरतीब है। सबसे छोटा स्पेसिफिक यूनिट क्या है? टाइम ऑफ द डे, 8 o'clock, 10 o'clock। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? पार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग इवनिंग। फिर मॉर्निंग इवनिंग से बड़ी चीज़ क्या है? डे। डे से अगली चीज़ क्या है? बड़ा यूनिट क्या है? वीक। वीक से बड़ा यूनिट मंथ, और मंथ से बड़ा यूनिट ईयर, और इसी तरह फिर डेकेड और सेंचुरी और बाकी सारी मिलेनियम इसी तरह चलता रहेगा। सो दिस इज हाउ यू शुड अप्लाई द ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स एज फार एज द एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर कंसर्न। एग्जाम्पल भी देखते हैं इसकी। The storm hit the coast on Monday, five PM। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? 5 PM स्मॉलर यूनिट है और मंडे क्या है? ये बिगर यूनिट है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारी ऑप्शन अल्फा दैट विल बी इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? द स्टॉर्म hit the coast at 5 PM on Monday. So this option will be the correct option because 5 PM is time and this is day। और यहाँ हमने देखा था कि टाइम ऑफ द क्लॉक पहले आने और डे बाद में आने। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए लेके चलता हूँ आपको स्लाइड्स पे। लेकिन स्टूडेंट्स हम आगे स्लाइड्स पे और अभी जो हमने रूल्स पढ़े उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे वो डॉज कर सकते हैं हमें एंड हाउ टू अवॉइड द एरर्स। सो फर्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। हसन हैज प्लेड ब्रिलियंटली ऑन द ग्राउंड ऑन सैटरडे। Now this will be our correct option and that is in option beta. क्यों? Hassan has played brilliantly, manner, on the ground, place and on Saturday that is time. So manner, place or time. So इसको देखते हुए हमारी option क्या बन रही है? That is option B. Second MCQ पे चलते हैं। He starts his work slowly in the office at the beginning of the day. यही पैटर्न हमने करना है। मैनर, प्लेस एंड देन टाइम। स्लोली इन हिज ऑफिस और टाइम क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। सो इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल एडवर्ब में हम क्या करेंगे? ये चेंज कर देंगे पैटर्न और हम क्या करेंगे? प्लेस, मैनर और टाइम। सो यहाँ आप देखें He went to सवात। सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लेस, ठीक है, देन करेंगे मैनर और एंड पे करेंगे टाइम। सो इसको जब आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? दैट इज ऑप्शन डेल्टा। He went to सवात बाय एयर लास्ट वीक। प्लेस सवात, बाय एयर मैनर एंड देन लास्ट वीक इज द टाइम। तो प्लेस, मैनर एंड टाइम and therefore our option is option delta. Laura, आपके ये MCQ जो है
ये बुनियादी तौर पे आपके स्पॉट द एरर के एमसीक्यू है ट्रैवल एडवर्ब्स के। लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट क्राइंग, शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, शी डैश्ड ब्लाइंडली, डैश मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो मूवमेंट से रिलेटेड है तो आप क्या करेंगे, ब्लाइंडली बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, प्लेस। शी डैश्ड ऑन टू द पोर्च ब्लाइंडली, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट देखिएगा, विल गो बैक मे बी नेक्स्ट ईयर और द ईयर आफ्टर or the year after that to town, he said। अब to town जो है that is actually the place, तो इसको हम पहले लेके आएंगे, will go back to the town maybe next year or the year after that। तो इस तरह जो to town है, जो place है, वो क्या आएगी पहले और time क्या आएगा end पे। so our right option will be option delta। अच्छा, अब यहाँ आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऑप्शन बीटा क्यों नहीं आ सकती। इसलिए नहीं आ सकती कि ऑप्शन बीटा और चार्ली दोनों रिप्लेस होंगी तो फिर सेंटेंस करेक्ट होगा ना। हम दो ऑप्शन तो रिप्लेस नहीं कर सकते, वी नीड दैट वन ऑप्शन कि अगर उसको हम ठीक कर लें तो हमारे पूरे का पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो वो ऑप्शन कौन सी है, दैट इज डेल्टा। इसको अगर हम सही प्लेस कर दें, विल गो बैक टू द टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट ईयर करोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारा सेंटेंस एक सिर्फ प्लेसमेंट ठीक करने से सारा सेंटेंस सही हो जाएगा। सो आवर राइट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू विल बी ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट हमने किया था कि अगर एडवर्ब ऑफ टाइम ही के आ जाएं, बहुत सारे एडवर्ब्स आ जाएं, तो फिर उनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने करनी थी, उस हवाले से एमसीक्यू देखें एक। A tornado hit the coast at 5 o'clock in the morning of Thursday, March 22, 2013। अब यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट सारे ही आपके ऑप्शंस आएंगे, बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। वाई? बिकॉज 5 o'clock पहले आएगा, फिर क्या आएगा इन द मॉर्निंग, फिर क्या आएगा थर्सडे, फिर क्या आएगा डेट, एंड देन लास्ट पे क्या आएगी 2013, दैट इज योर ईयर। और इसी वजह से हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या बनी है। अब ये ऑर्डर सिर्फ ऑप्शन डेल्टा में अवेलेबल है, दैट इज व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। और कुछ एमसीक्यूज करते हैं इसी हवाले से। शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल फ्रॉम 8 AM to 5 PM फॉर 2 days एवरी वीक। अब यहाँ पर हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या बनी है, अगेन हमारी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डेल्टा। वजह क्या है, बिकॉज पहले आएगा शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस सही करनी है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस सही नहीं होगा तो फिर बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगी। अब नॉर्मली इस तरह के एमसीक्यू में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एडवर्ब ऑफ टाइम को ठीक करना शुरू कर देते हो, उसको ऑर्डर। लेकिन अगर एडवर्ब ऑफ टाइम पहले आ जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही सारी गड़बड़ मच जाएगी ना। तो इसलिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो बेसिक रूल आपने याद रखना है, मैनर, प्लेस एंड टाइम। टाइम आना है प्लेस के बाद, तो सबसे पहले क्या आएगा, शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। बाकी की चीज़ें हम बाद में ठीक करेंगे। 8 AM to 5 PM क्या है, दैट इज द टाइम ऑफ द क्लॉक। देन 2 days, फिर डे आएगा और फिर वीक आएगा और एंड पे फिर क्या आएगा, ईयर आएगा। तो ये इस तरह से सेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, बट पहले आपने क्या यूज करना है, प्लेस। नेक्स्ट देखिएगा, अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग 500 shillings एंड सम बिजनेस पेपर्स वाज लॉस्ट ऑन द रोड बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, आप अगर देखते हो ऑप्शन बीटा तो उसमें भी बिल्कुल चीज़ें टाइम तो बिल्कुल ठीक अरेंज हुआ हुआ है, लेकिन उसमें क्या आ रहा है, ऑन द रोड एंड पे आ रहा है, प्लेस एंड पे आ रही है। सो दैट इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, बिकॉज प्लेस को क्या आना है, इट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द एडवर्ब ऑफ टाइम। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, दैट इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट देखिएगा, आई गेट अप एट
6 o'clock in the morning होना चाहिए ना. I get up at 6 o'clock in the morning. This should be the right option. But यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है. I get up in the morning at 6 o'clock. तो at 6 o'clock is the incorrect placement. ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, इसको पहले होना चाहिए. और you can say option alpha is the incorrect option because ये पहले आ रही है. अगर इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो याद रखें जो पहले गलती आ रही है that should be the error. बिकॉज देखिए एट 6 o'clock तो अपनी जगह मौजूद है, प्लेस जंप तो किसने की, इन द मॉर्निंग ने. तो हमारी ऑप्शन बीटा नहीं होगी बल्कि क्या होगी, द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा. I remember when there was hard frost for the whole winter term that lasted for 7 weeks. अब यहाँ पे वीक्स पहले और टर्म जो है वो क्या है, बाद में आना चाहिए. वजह उसकी क्या है कि वीक जो है वो स्मॉलर यूनिट है और टर्म जो है वो बिगर यूनिट है. तो इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, दैट इज ऑप्शन अल्फा. लीजिए अब हम चलते हैं दोबारा लाइट बोर्ड पे और बाकी का अपना लेक्चर उसको कंप्लीट करते हैं. ले मेरे बच्चों एक बार फिर नहीं ये लेक्चर नंबर 13 है. पहले मैंने लेक्चर 12 तो नहीं बोल दिया. अच्छा 12 ये लेक्चर नंबर 13 है सर, उसका तीसरा चंक हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. टेक्निकली तो दूसरा है क्योंकि पहले चंक में कोई ब्रेक नहीं थी, पर उसको वो देख लीजिएगा. ले स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम लाइट बोर्ड पे हैं एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कौन सा एडवर्ब एक्चुअली कहाँ प्लेस होना है. तो 3 कैटेगरीज में उसको हम बेसिकली डिवाइड करते हैं. 4th भी आपके लिए मैंने बना दी है. कुछ एडवर्ब्स वो हैं दैट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड बिफोर वर्ब. ठीक है, उन्हें हम जनरली तकरीबन आप कह लें कि ओवरवेलमिंगली केसेस ऐसे होंगे कि जिसमें हम उन्हें वर्ब से पहले प्लेस करेंगे. कुछ वो हैं जिन्हें वर्ब के बाद प्लेस किया जाएगा. कुछ वो हैं जो पहले भी प्लेस हो सकती हैं और बाद में भी हो सकते हैं. सो इट डजेंट मैटर. उनके मामले में हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एंड द लास्ट वन वो एडवर्ब जो बुनियादी तौर पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिड में इस्तेमाल होते हैं. इसमें एक चीज़ याद रखें कि मैंने क्वासी नेगेटिव एडवर्ब अभी तक ऐड नहीं किए, इसलिए कि उनका हम सेपरेटली एक चंक आपको अलग से करवा दूंगा, अलग इंडिपेंडेंटली उनको डिस्कस कर लूँगा, बिकॉज उनके एक ही एडवर्ब में 3 डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं. सो वो हम देख लेंगे कि किस तरह से हमने उनको डिस्कस करना है. सो पहले उन एडवर्ब्स पे चलते हैं जो हम वर्ब से पहले यूज़ करते हैं. इसके लिए निमोनिक मैंने आपके लिए बना दिया, दैट इज ACCDFR. आप उसको याद रख सकते हैं, अकाउंट डफर. ठीक है, या अकाउंट डेफर, जैसे भी डेफर कहते हैं बेसिकली लेट पेमेंट को ना, तो उस तरह से भी याद रख सकते हैं और डफर से भी आप याद रख सकते हैं. किसी ऐसे बंदे का अकाउंट जिसको अकाउंट ऑपरेट ना करना होता हो ना, जैसे आपने वो पढ़ा था माय फाइनेंशियल करियर, उसमें आपको जो बंदा है उससे आप उसको याद रख सकते हैं कि ही वॉज वेरी डफर अबाउट मेंटेनिंग हिज अकाउंट. तो अकाउंट ACC डफर. कैसे है जी ये? A स्टैंड्स फॉर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जैसे हम ये देख रहे हैं. देन C stands for adverb of comment. The next C stands for adverb of conjunction. D stands for adverb of degree. F stands for adverb of frequency. But there are only limited adverbs of frequency that can be used before verb. और वो किस टाइप के हैं? वो हैं often, always, ever, never, never ever. ये सारे जो हैं ये क्या होंगे? वर्ब से पहले इस्तेमाल होंगे. एंड देन लास्ट वन R stands for adverb of reason. सो इस तरह से अकाउंट डफर से आप इसको याद रख सकते हो कि अफर्मेशन, कमेंट, कंजंक्शन, डिग्री, फ्रीक्वेंसी एंड रीज़न, ये सारे के सारे एडवर्ब्स वो हैं जो वर्ब से पहले इस्तेमाल होंगे. कुछ एग्जांपल्स हम इनकी कर लेते हैं.
cinema, beta, he goes to cinema often. इसमें ऑप्शन अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। या इसी तरह अगर मुझे करना है कि ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली, तो अब ऑलवेज जो है दैट विल बी यूज बिफोर टेक्स। ये इस तरह से नहीं होगा कि ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली ऑलवेज, ये नहीं होगा। तो इस तरह के जितने भी एडवर्ब्स हैं, इसी तरह एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन भी हमने देखा कि देयरफॉर, और कमेंट भी जैसे आप कहते हो luckily I had a few rupees to help him। अब लकीली को बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड सेम इज द केस विद ऑल अदर एडजेक्टिव्स। इसी तरह श्योरली अगर आपने कहना है तो आप ये नहीं कह सकते श्योरली आई विल कम, ये तो कह सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि आई विल कम श्योरली। श्योरली को बाद में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, श्योरली को पहले इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे वो एडवर्ब्स हैं जिन्हें आपने बुनियादी तौर पर वर्ब से पहले इस्तेमाल करना है। देन कुछ एडवर्ब्स वो हैं जो वर्ब के बाद इस्तेमाल होंगे। इसमें कौन से हैं जी? प्लेस, नंबर और फ्रीक्वेंसी के वो एडवर्ब्स जो ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं, उनके अलावा बाकी जितने एडवर्ब्स हैं वो क्या होंगे, वो बाद में इस्तेमाल होंगे। जैसे एग्जांपल्स हम इनकी देखते हैं। He goes to school daily. अब now daily is an adverb of frequency, but it is being used after the verb. इसी तरह he cooks once in a week. Once in a week it is an adverb of number, तो ये भी क्या आ रहा है, ये भी verb के बाद में इस्तेमाल हो रहा है। और place का भी एग्जैक्टली यही सीन है। He was lying in the bed. अब in the bed, that is explaining lying, and it is being used after the verb. So इनके बारे में आपने मोहतात रहना है, be very careful about them, because these verbs will be used after the verb. And then there are some that can be used before or after, it doesn't matter. तो इसलिए इनमें हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं टाइम, तो आप टाइम नॉर्मली तो बाद में इस्तेमाल कर रहे होते हो, लेकिन पहले भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आपकी बुक की लाइन है, कहते हैं इन द मॉर्निंग as she left her apartment, she saw the card house on the table. तो इन द मॉर्निंग क्या है,
इट इज़ डिफाइनिंग व्हेन डिड शी लीव, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ये उसके बाद इस्तेमाल नहीं हुआ, उससे पहले इस्तेमाल हुआ, बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैं कहूँ शी गोज़ टू ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बाद में भी इस्तेमाल हो गया, तो इसमें एरर नहीं आएगा, इसमें आपको लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड देन द लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। इफ इट इज बीइंग यूज्ड विद एन हेल्पिंग वर्ब, तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटर में आएगा। जैसे मैं कहूँ ही वॉज absolutely shocked to see me there, कि वो मुझे वहाँ देखकर बहुत ही हैरान रह गया। Now absolutely is an adverb of degree, और ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, was और shocked, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के सेंटर में। So this is how we place all these adverbs. अब इन सब की एग्जाम्पल्स के लिए let's go to the slides और जाके MCQs प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम आ गए स्लाइड्स पे, और इस बार हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट एडवर्ब्स जो हैं उनको प्लेस कैसे करना है। सो पहला हमने क्या किया था, अकाउंट डफर से मैंने आपको याद करवाया था, जिसमें आप कहते हो एफर्मेशन, कॉज और कंजंक्शन, पहली तीन ये ACC, और दूसरे क्या थे, डिग्री, फ्रीक्वेंसी एंड फाइनली रीज़न। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि किस तरह से हम MCQ अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहले MCQ देखें, द चाइनीज मे हैव इंट्रोड्यूस्ड द स्माइल पॉलिसी बट द ऑक्सीडेंटल सर्टनली लॉन्च द वार्म हग। अब लॉन्च सर्टनली नहीं आएगा, बिकॉज सर्टनली इज क्वालिफाइंग लॉन्च्ड, तो वो उससे पहले लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा, बिकॉज ऑल दीज adverbs will be placed before verb. So our right option will be option delta. Next देखिएगा, एडवर्ब ऑफ कमेंट भी मैंने आपसे कहा था कि वो पहले आएगा। सो देखिएगा, surely and not without reason, whoever was within sight or hearing, and there always seemed someone would at once rush at me and seize me. तो यहाँ भी क्या आएगा, surely क्या आएगा, it will be at the start of the sentence, and our right option will be option delta. Next देखिएगा, luckily there was half a walnut cake with pink icing in the cupboard. अब यहाँ भी luckily क्या आएगा, it will be at the start. So our correct option will be option Charlie. अब एक क्वेश्चन आपका इसमें ये हो सकता है कि सर लकीली तो ऑप्शन डेल्टा में भी आ रहा है, ठीक है, बट डेल्टा में अगर आप देखें तो हाफ अ वॉलनट केक होना चाहिए, हाफ वॉलनट केक नहीं होता, हाफ अ वॉलनट केक होगा। तो चूंकि वहाँ पर आर्टिकल के एरर है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, एंड आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट देखिएगा, हाउएवर हिज माइंड वाज प्रोविडेंशियली नॉट इंजर्ड। However, his mind was not injured providentially. अब providentially adverb of comment है, तो इसको क्या आना चाहिए, it must be placed before the verb. तो providentially, however, his mind was not injured. So our right option will be option beta. Then हमने कहा था frequency DFR, तो उसके MCQ भी हम देख लें। One of those picture children often reproduced in advertising leaflets or photographer sections of Sunday's papers. अब यहाँ भी often reproduced, often is used before reproduced. So our right option here will be option beta. Next slide देखते हैं अपनी, और जैसे मैंने आपको बताया कि adverb of frequency और place और number ये बाद में इस्तेमाल होते हैं। नंबर और प्लेस तो डेफिनेटली बाद में इस्तेमाल होते हैं। फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब्स हैं
उनमें हम कुछ सिलेक्टिव एडवर्ब्स हमने डिस्कस किए जो पहले इस्तेमाल होते थे एंड द रिमेनिंग वन विल बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब। सो उन एडवर्ब्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। 2 persons threw him in the sea and as he was about to be drowned pulled him back to the boat। अब यहाँ पे देख लें, दोनों जगह आपने क्या करना है, threw him in the sea, in the sea भी adverb of place है और back to the boat भी place ही का adverb है। सो ये दोनों उसके बाद इस्तेमाल होंगे और इस सीक्वेंस को आप देखते हो तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट, had you been blessed with a daughter you would understand why I repeated the same chapter twice। अब यहाँ भी twice क्या आ रहा है, repeated के बाद आ रहा है। तो नंबर जो मैंने बताया adverb of number that will always be used after the verb। नेक्स्ट देखिएगा, sometimes unconsciously he repeated the same chapter twice in the same part of the prayer। so our right option क्या होगी, that is option alpha। repeated the same chapter twice, adverb क्या आना है, adverb of number that will be used after the verb। second MCQ भी देख लें, the crowd of official visitors to Peking performing a quasi pilgrimage is now more numerous than the battalions of traders who go twice yearly to the traditional Canton fair। अब यहाँ भी देखें, go twice yearly, twice yearly is the adverb of number that is being used after go and our right option is option delta। next देखिएगा, 1,000 million liters of water are delivered daily to the district। पहले manner आना है फिर place आना है, so our right option will be option delta। next देखिएगा, पहले और बाद में जो हमने कहा कि manner और टाइम दैट कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर, तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, एरर्स भी नहीं आते, सो इसके हम एमसीक्यूज करने की ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट पे चलते हैं, जो मैंने कहा कि अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिड में आएगा। जैसे however the boy was absolutely cured, cured absolutely नहीं आएगा, was absolutely cured। So the right option for us that is option delta, because absolutely को क्या आना चाहिए, that is between was and cured, helping verb और main verb के center में। That's it for our slides। आए चलते हैं वापस लेक्चर की तरफ। लें जी मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। पूरी उम्मीद है मुझे कि ये लेक्चर आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स और बहुत सी जो एरर्स हैं इन द प्लेसमेंट एंड यूजेज ऑफ एडवर्ब उनको क्लियर करने में आपको हेल्प करेगा। एक चीज़ बार बार कहता हूँ, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, डू आस्क, बिकॉज दैट इज़ द ओनली टूल, क्वेश्चन इज़ द ओनली टूल you can use to clear all the misunderstanding and all your confusions। so अगर कोई सवाल है, कोई दिमाग में कोई चीज़ नहीं घुस रही तो ज़रूर उसके मुतालिक सवाल करें और बिल्कुल भी इसमें आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।